डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पहला अध्याय। पाठ नंबर 1, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसके बारे में हम लोग अध्याय की सारगर्भित सारांश पढ़ेंगे और किस प्रकार से इस अध्याय से प्रश्न बोर्ड में बनेंगे और कैसा सवाल आएगा, उसके प्रश्न का उत्तर किस तरीके से देना है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरे वीडियो को आप लोग देखकर लाइक भी कर दीजिए और अपनी पढ़ाई को धार देने के लिए मेरे वीडियो को निरंतर देखते रहिए। और मैं कक्षा 8 के सभी विज्ञान विषय के प्रश्न उत्तर अपलोड करता रहूँगा, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मैं प्रकाश चंद पातलिया हम लोग अपने अध्ययन को शुरू कर रहे हैं। तो अपना माइंड मोबाइल की स्क्रीन पर सेटअप कर रखकर अध्ययन करते रहिए। अध्याय समीक्षा। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण, ये सभी किसानों के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियां हैं। मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास आदि उर्वरक हैं। उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। खाद जैविक प्रक्रिया द्वारा बनता है। केंचुए एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ा देते हैं। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मोटर, चैन पंप, टेकली, रेट, ये सभी सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। खाद में ह्यूमस की मात्रा होने के कारण इससे मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। कुएं, नलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध और नहर आदि सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। जब हम एक ही जमीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं। इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने की रासायनिक दवाओं को कीटकनाशी कहते हैं। वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशर दोनों का कार्य करती है कॉम्बाइन कहलाती है। कीटकनाशियों के उपयोग से पौधे को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती। कीटकनाशी जल स्रोतों में मिलाकर जल प्रदूषण का कारण भी बनते हैं। अभ्यास।
उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये शब्द दिए हुए और इसको आपको रिक्त स्थानों में भरना है। क, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होती है? तैयारी होती है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर लगेंगे। क्षतिग्रस्त बीज मतलब वह जल की सतह पर तैरने लगेंगे। फसल उगने के लिए कभी आपने जैसे गेहूं को साफ करते तो उसमें से जो क्षतिग्रस्त बीज है वह पानी पर तैरने लगते हैं। फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी में क्या आवश्यक होना चाहिए? जल तथा पोषक तत्व आवश्यक हैं। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। 1 नंबर खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक और कार्बनिक खाद, इनका मिलान इसमें करना है। खरीफ, अब मवेशियों का चारा, यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट बी। सी पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। डी गेहूं, चना, मटर और धान एवं मक्का। तो इसमें से उत्तर आपको देना है खरीफ की फसल को धान एवं मक्का, और रबी की फसल है गेहूं, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक है यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट, और कार्बनिक खाद है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष और मवेशियों का चारा। निम्नलिखित के 2 उदाहरण दीजिए। एक तो है खरीफ फसल, एक है रबी फसल। तो खरीफ फसल है गेहूं और चना, रबी फसल है धान और मक्का। डियर स्टूडेंट, ये प्रश्न और उत्तर आपकी पढ़ाई में विज्ञान विषय में बेहतर साबित होंगे। इसको आप एक तरह से अपने हथियार के रूप में समझ लेना, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ें हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा में सफलता दिलाएगी। तो इन प्रश्नों को निरंतर अध्ययन करते रहिए और हल्के में मत लेना। माइंड को सेटअप करके एकाग्र होकर पढ़ना। निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई, थ्रेसिंग। अर्थात मिट्टी तैयार करने का मतलब है, मिट्टी तैयार करना कृषि की पहली प्रक्रिया है। इससे सबसे पहले जुताई की जाती है, जिसमें मिट्टी पलटा जाता है और पोला किया जाता है। जुताई की क्रिया हल या ट्रैक्टर से लगे कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। मिट्टी को पोला करने से इसमें जुड़े गहराई तक जाती है और पोली मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। पोली मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता अधिक होती है। अब है बुआई। बुआई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। बोने से पहले उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है और जो अधिक उपज देती है हो और स्वस्थ हो। अब है निराई। खरपतवार को फसलों से हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। इसमें खुरपी जैसे कृषि के औजारों को उपयोग किया जाता है। निराई की एक दूसरी विधि है पीड़कनाशियों का उपयोग, जिन्हें खरपतवार नाशी भी कहते हैं। ये फसलों में अवांछित पौधे को नष्ट कर देती है। अब थ्रेसिंग पर, काटी गई फसलों के से बीजों दानों को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। आजकल थ्रेसिंग के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। थ्रेसिंग के बाद बीजों का सुरक्षित भंडारण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। खाद और उर्वरक। डियर स्टूडेंट, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट की दृष्टि से मतलब
बोर्ड में आने लायक प्रश्न है और बड़ा ही अच्छा प्रश्न है जो आने लायक है और काम का है। खाद और उर्वरक। खाद खाद एक जैविक पदार्थ है। ये अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। और उर्वरक यह एक रासायनिक पदार्थ है। ये फैक्ट्रियों में बनता है। इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां हैं। एक नंबर तो नहर और दो नंबर कुआं। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। उत्तर, यदि गेहूं को खरीफ में उगाया जाए तो उसके अनुकूल मौसम, ताप, आर्द्रता तथा परिस्थितियां नहीं मिलेगी और वह फसल उपयुक्त नहीं होगी। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे लगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस समस्या को फसल चक्रण या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। खरपतवार क्या है? हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं। इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवारों को हम निम्न दो विधियों से नष्ट कर सकते हैं। एक तो निराई के द्वारा, दूसरा पिड़कनाशी के उपयोग से। अब अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न, फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के ही हैं। किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियां कौन कौन सी हैं? किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियां निम्न हैं। एक नंबर मिट्टी तैयार करना, दो नंबर बुआई, तीन नंबर खाद एवं उर्वरक देना, चार नंबर सिंचाई और पाँच नंबर खरपतवार से सुरक्षा और छः नंबर कटाई और सात नंबर भंडारण। प्रश्न, जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। प्रश्न, खाद एवं उर्वरक क्या है? हम लोगों ने चर्चा कर ली है, लेकिन रिवीजन के तौर पर और भी अध्ययन में निरंतर बने रहिए। ये पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। अब कुछ लोग कह रहे कि एक खाद और उर्वरक में एक ऊपर जो उत्तर था उसमें वो अंतर का था और ये सिर्फ खाद एवं उर्वरक की एक नंबर में अगर आ जाएंगे तो उनकी परिभाषा क्या है? तो सिर्फ इतना लिखना कि वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। सीड ड्रिल क्या है? इसके उपयोग के क्या फायदे हैं? यह उपकरण बुआई के लिए ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग से निम्न फायदे हैं। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाते हैं। इसके उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन किसके द्वारा होता है? उत्तर, सूक्ष्म जीवों द्वारा। खेतों में लगातार फसल उगाने से क्या हानियां हैं? खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तीन उर्वरकों के नाम लिखो। उत्तर, यूरिया, अमोनिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास आदि। खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? हम लोग चर्चा कर चुके, एक बार और भी कर लो। खाद और उर्वरक ये जैविक पदार्थ है। ये अपशिष्ट को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं
और उर्वरक है ये एक रासायनिक पदार्थ है, ये फैक्ट्रियों में बनता है और इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र कैसे हैं? उत्तर, क्योंकि ये मिट्टी को पलट कर पोला करते तथा ह्यूमस बनाते तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी को उर्वरक शक्ति को बढ़ा देते हैं। कल्टीवेटर किसे कहते हैं? आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। फसल चक्रण क्या है? फसलों को अदल बदल कर बुनाई फसल चक्रण कहलाता है। उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमूल्य नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। उत्तर, राइजोबियम जीवाणु। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? उत्तर, मोट, चैन पंप, ढेकली और रहट। खाद के लाभ लिखिए। खाद के लाभ, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता की में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंदर हो जाती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जैविक खाद से मिट्टी का संगठन सुधर जाता है। सिंचाई के मुख्य स्रोतों के नाम बताइए। उत्तर, कुएं, जलकूप, मतलब ये जलकूप यहाँ गलती से लिखा गया, बाकी यहाँ उत्तर है नलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध और नहर आदि। सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से हैं? सिंचाई के आधुनिक तरीके निम्न हैं। 1 नंबर, छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल बूंद बूंद कर गिरता अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है कैसी? उत्तर, जब हम एक ही जमीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उर्वरक किसे कहते हैं? किन्हीं 2 उर्वरकों के नाम लिखिए। मिट्टी की उर्वर शक्ति को बढ़ाने वाले तत्वों को उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया एवं फॉस्फेट। खरपतवार किसे कहते हैं? फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं, इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। पीड़कनाशी किसे कहते हैं? फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। खरपतवार को हम किन विधियों से नष्ट कर सकते हैं? खरपतवार को हम निम्न 2 विधियों से नष्ट कर सकते हैं। एक तो निराई के द्वारा और दूसरा पीड़कनाशी के उपयोग से। किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से क्या हानि होती है? हम लोग 1 से 2 बार चर्चा कर चुके, लेकिन अध्ययन को और ज़्यादा सुगम बनाने के लिए बार बार पढ़ते रहिए। जैसे किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से एक ही प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो सकती है। वह कौन सा जीवाणु है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है? या दालों की फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? उत्तर, राइजोबियम नामक जीवाणु। हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई, इसे हरित क्रांति कहते हैं। 2 पीड़कनाशी रसायनों का नाम लिखिए। पीड़कनाशी है 2 और 4D। हार्वेस्टर किसे कहते हैं? वह मशीन जिससे फसलों की कटाई की जाती है उसे हार्वेस्टर कहते हैं। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? काटी गई फसलों से बीजों दानों को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। कॉम्बाइन मशीन किसे कहते हैं? वह मशीन जो हार्वेस्ट तथा थ्रेसर दोनों का कार्य करती है कॉम्बाइन मशीन कहलाती है। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस समस्या को फसल चक्रण या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद में शायद ही आपको लगेगा कि हम लोगों को पहला अध्याय
कितना समझ में आया या कितना नहीं, क्योंकि ऐसा लगेगा कि आप लोगों को बिल्कुल सरल अध्याय लगेगा। इसलिए तो इन वीडियो में ऐसे प्रश्न है, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग जरूर ही अपने अंदर एक तरह से हाव भाव की खुशी महसूस करेंगे। पीड़कनाशियों के उपयोग से होने वाले लाभ और हानियों का वर्णन कीजिए। पीड़कनाशियों के उपयोग से होने वाले लाभ और हानियां निम्नलिखित है। लाभ: पीड़कनाशियों के उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधों को हानि नहीं पहुंचती है। पौधे रोग मुक्त हो रहते हैं तथा फसल उत्पादन अधिक होता है। अब हानियां: पीड़कनाशियों के उपयोग से कुछ लाभदायी कीटों व सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट हो जाते हैं। जलीय जीवों व पौधों में धीरे धीरे इनका सांतरण होने लगता है, क्योंकि रसायन सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित न होने के कारण लंबे समय तक मिट्टी तथा जल आदि में बने रहते हैं। फिर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके सभी जीवों के साथ मनुष्य में भी रोग उत्पन्न करते हैं। यह जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। पीड़कनाशियों के उपयोग से आनुवांशिक रोग उत्पन्न होते हैं। अब अतिरिक्त प्रश्न, मतलब एक तरह से 1 नंबर में 2 नंबर में कैसे उत्तर देना, ये वीडियो इसी तरह का है कि इसको देखने के बाद में पहला अध्याय कि मैं कोई भी आपको कोई ऐसी शायद ही हेडिंग होगी जो आपके समझ में नहीं है, क्योंकि सारा अध्याय एकदम कंप्लीटली समझ सके होंगे। खरपतवार किसे कहते हैं? फसलों में पौधे के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं, इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। पीड़कनाशी: फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। खरपतवारों को हम किन विधियों से नष्ट कर सकते हैं? खरपतवारों को हम निम्न 2 विधियों से नष्ट कर सकते हैं। एक तो निराई के द्वारा, दूसरा पीड़कनाशी के उपयोग से। किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से क्या हानियां हो सकती है? किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से एक ही प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो सकती है। वह कौन सा जीवाणु जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, या दालों की फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? उत्तर राइजोबियम नामक जीवाणु। हरित क्रांति से क्या तात्पर्य? कृषि उत्पादों में तेजी से वृद्धि हुई है, इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। 2 पीड़कनाशी रसायनों का नाम लिखिए। 2 और 4D। हार्वेस्टर किसे कहते हैं? वह मशीन जिससे फसलों की कटाई की जाती है, उसे हार्वेस्टर कहते हैं। और थ्रेसिंग: काटी गई फसलों से बीजों को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। कॉम्बाइन: यह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेसर दोनों का कार्य करता है, कॉम्बाइन मशीन कहलाता है। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? अर्थात खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे लगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस समस्या को फसल चक्रण या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जाता है। पीड़कनाशियों के उपयोग से होने वाले लाभ एवं हानियों के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अध्ययन को सुगम बनाने के लिए एक बार और कर ले। पीड़कनाशियों के उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती। पौधे रोग मुक्त रहते तथा फसल उत्पादन अधिक होता है। हानियां: पीड़कनाशियों के उपयोग से कुछ लाभदायी कीटों व सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट कर देता है। जलीय जीवों व पौधे में धीरे धीरे इनका संतरण होने लगता है, क्योंकि रसायन सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित न होने के कारण लंबे समय तक मिट्टी तथा जल आदि में बने रहते हैं। फिर खाद्य श्रृंखलाओं में प्रवेश करके सभी जीवों के साथ साथ मनुष्य में भी रोग उत्पन्न करते हैं। यह जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। पीड़कनाशियों के उपयोग से आनुवांशिक रोग उत्पन्न होते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हमारा अध्याय पहला समाप्त हुआ। फसल चक्रण के बारे में जो भी कृषि उत्पादों के बारे में थी हम लोगों ने चर्चाएं कर ली, और इस वीडियो को देखने के बाद में आप बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इसी आशा के साथ में मैं प्रकाशन पातलिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि शिक्षा से जुड़े हुए जो भी वीडियो अपलोड करूं वह आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।